बीकानेर एक्सप्रेस की 12 बोगियां मगरबी बंगाल के जलपाईगुड़ी में पटरी से उतर गईं। इस हादसे में मुतादिद अफराद की मौत की खबर है, जबकि दर्जनों मुसाफिर जख्मी हुए हैं। 4 बोगियों को ज्यादा नुकसान पहुंचा है। ट्रेन गुवाहाटी जा रही थी। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने मगरबी बंगाल की वजीर आला ममता बनर्जी से बात करके हालात का जायजा लिया। ट्रेन हादसे की जांच के अहकामात जारी कर दिए गए। एस 12 में था, उधर अचानक झक्का लगा और बाकी उल्टी हो गया। हाँ, ट्रेन कौन सा ट्रेन था? ये गुवाहाटी एक्सप्रेस है। कहाँ से कहाँ जाना था? हमको जाना था ना, न्यू जलपाईगुड़ी से बंगाई को जाना था। हाँ, तो कैजुअलिटी तो 2-4 डब्बा पूरा बुरी तरह से कैजुअलिटी हुआ है। 2-4 डब्बा, पीछे वाला डब्बा, आगे में भी 1-2 डब्बा। क्यों हुआ ये? ओवर स्पीड होगा। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने वज़ीर आला के साथ कोरोना की सूरत हाल पर जायजा मीटिंग ली। इस मीटिंग में कोरोना की ताज़ा सूरत हाल पर तबादले ख्याल किया गया। मीटिंग में पीएम ने इस बात पर जोर दिया कि कोरोना पर काबू पाने के लिए जरूरी है कि वैक्सीन की रफ्तार को मजीद बढ़ाया जाए और कोरोना गाइडलाइंस का ख्याल रखा जाए। वजीर आजम ने कहा कि हमें मजीद एहतियात बरतने की जरूरत है। मीटिंग में मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह और मरकजी वजीर सेहत मनसुख मांडविया भी मौजूद रहे। इस वर्चुअल मीटिंग में महाराष्ट्र के वजीर आला ने नासाजिए तबीयत की बिना पर शिरकत नहीं की। उनकी गैर मौजूदगी में वजीर सेहत राजेश टोपे ने रियासत की नुमाइंदगी की। राजेश टोपे ने वजीर आजम से वर्चुअल मीटिंग में क्या कुछ बात की, ये जानना भी जरूरी हो जाता है, क्योंकि महाराष्ट्र और मरकज के दरमियान इससे पहले हमने दूसरी लहर में देखा था कि टसल हुए थे। इल्जामात और जवाब इल्जामात का सिलसिला जारी रहा था। तीसरी लहर की शुरुआत के साथ ही रियासत में वैक्सीन की वाफिर मकदार है या नहीं, इस हवाले से बातचीत की गई या दिगर कई बातें वजीर आजम नरेंद्र मोदी के सामने रखी गई, ये जानना जरूरी हो जाता है। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे जुड़ रहे हैं, जिनका रुख कर लेते हैं। अमित इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद है। अमित, बताइएगा कि वजीर आला उद्धव ठाकरे तो शामिल नहीं हो पाए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में, वर्चुअल तरीके से इस मीटिंग का हिस्सा नहीं बन पाए। राजेश टोपे हालांकि वजीर सेहत हैं रियासत के, उन्होंने शिरकत की। किन किन बातों को पीएम मोदी के सामने उन्होंने रखा कि रियासत को अभी ये इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए? देखिए, उद्धव ठाकरे सर्वाइकल स्पाइन सर्जरी होने के चलते जो पिछले कुछ महीनों ज्यादा सक्रिय नहीं है। हालांकि ऑनलाइन जो है वो कई मीटिंग में शामिल होते हैं, लेकिन आज की मीटिंग में वो अपने तबीयत को देखते हुए नहीं शामिल हुए। उनकी जगह पर स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे जो है वो बैठक में शामिल हुए और कुछ मांगे जो है उन्होंने सामने रखी, जो सूत्रों से हमारे सामने जानकारी निकल सामने आ रही है कि राज्य सरकार चाहती है कि केंद्र बड़ी संख्या में वैक्सीन उपलब्ध कराए। इसलिए उन्होंने 60 लाख कोविशील्ड और 40 लाख कोवैक्सीन की खुराक जो है वो मांगी है केंद्र से। साथ ही महाराष्ट्र सरकार ये भी चाहती है कि केंद्र एक मोबाइल फोन पर कोविन ऐप पर पंजीकरण को मौजूदा 6 से बढ़ाकर 10 कर दे और इसके अलावा जो है मोलनुपिराविर एंड कॉकटेल एंटीबॉडीज दवाओं की पर्याप्त आपूर्ति हो, इसकी भी मांग जो है राजेश टोपे ने की है। आपको बता दें कि पिछले 24 घंटे में 46,000 कोरोना संक्रमण मामले सामने आए और राज्य में जो संक्रमण दर है वो 21.4% जो है वो हो गई है। वहीं अगर अस्पतालों के बिस्तरों की उपलब्धता पे बात करें तो राज्य में इस समय ऑक्सीजन की कुल मांग है 275 मेट्रिक टन। इसमें गैर कोविड कारणों की भी मांग की भी शामिल है और महाराष्ट्र के अस्पतालों में 5% इन पेशेंट ऑक्यूपेंसी है, जिनमें से 2.82% ऑक्सीजन बेड पे जो है कब्जा है और आईसीयू बेड में 3.2% लोग हैं। साथ ही ये भी बताया गया है कि वेंटिलेटर बेड के संबंध में केवल 6% बेड पर ही मरीज हैं। तो ये सारी जानकारी जो है वो पीएम को दी गई है और साथ ही साथ जो है कोविशील्ड और कोवैक्सीन की खुराक की मांग की गई है और कोविन ऐप पर पंजीकरण को मौजूदा 6 से बढ़ाकर 10 कर दिया जाए और इसके अलावा जो है मोलनुपिराविर एंड कॉकटेल एंटीबॉडीज दवाओं की पर्याप्त आपूर्ति हो, यह मांग भी राजेश टोपे ने पीएम के सामने रखी। जी, तो रियासत में किन किन चीज़ों की ज़रूरत है? वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के सामने वज़ीर सेहत ने इन बातों को रखा ताकि आने वाले दिनों में दूसरी लहर के दरमियान जो हमने देखा था कि मुश्किलें पेश आई थी वो मुश्किलें ना पेश आएँ। अब उम्मीद की जा सकती है कि अमित आने वाले दिनों में जिन मांगों को रखा है वज़ीर सेहत राजेश टोपे ने, उस जानिब मरकजी सरकार यानी सेंट्रल गवर्नमेंट ध्यान देगी। और साथ ही सवाल ये कि इस वक्त अगर हॉस्पिटलाइजेशन की तादाद हम देखेंगे महाराष्ट्र में
में तो कितनी है, और सरकार क्या किस इस वक्त पोजीशन में है कि क्या अभी बेड्स बढ़ाने हैं या नहीं बढ़ाने हैं, या वाफिर मिकदार में है, जिस तरह से मरीजों की तादाद लगातार बढ़ रही है? देखिए, अभी जैसा कि मैंने आपको जानकारी दी यहाँ पर कि हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पे मौजूदा समय में कोई भी दबाव नहीं है। जैसा कि राजेश टोपे का कहना है, ऑक्सीजन और अस्पताल के बिस्तरों की पर्याप्त उपलब्धता भी है, और राज्य में इस समय ऑक्सीजन की जो कुल मांग है वो है 275 मैट्रिक टन। इसमें गैर कोविड कारणों की मांग भी शामिल है, और महाराष्ट्र के अस्पतालों में 5% जो है इन पेशेंट ऑक्यूपेंसी है, जिनमें से 2.82% ऑक्सीजन बेड पे कब्जा है, और आईसीयू बेड में सिर्फ 3.2% लोग ही हैं। साथ ही ये भी बताया गया है कि वेंटिलेटर बेड के संबंध में केवल 6% बेड पर मरीज हैं, यानी ऑक्सीजन की भी हमारे पास बहुत ज्यादा आपूर्ति है। उसके साथ साथ जो प्राइवेट अस्पतालों में के साथ में क्या वाफिर मिकदार में रियासत के पास इस वक्त है, और क्या उन्हें चाहिए, इन तमाम चीजों का लेखा जोखा वजीर आजम नरेंद्र मोदी के सामने रखा गया। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए अमित, और तफसील से जानकारी फराहम करने के लिए। फिलहाल आगे बढ़ लेते हैं। आज मुंबई में कांग्रेस लीडर और साबिक वजीर बराए अक़लियती उमूर आरिफ नसीम खान ने महाराष्ट्र एटीएस चीफ विनीत अग्रवाल से मुलाकात की। नसीम खान ने मालेगांव 2008 बम धमाका मामले में एनआईए के जरिए दहशतगर्दों की रिहाई में आसानी पैदा करने और गवाहों के मुनहरिफ होने के मामले में एटीएस चीफ से बात की, और मालेगांव बम धमाके के असली मुलजिम को कैफरे किरदार तक पहुंचाने में मदद की अपील की। हमारे साथ आरिफ नसीम खान साहब हैं, जो कि कांग्रेस के नेता हैं और साबिक अक़लियती उमूर के वजीर हैं। वो आज एटीएस चीफ से यहाँ पे मिले, महाराष्ट्र एटीएस चीफ से। उनसे जानते हैं कि इस बारे में क्या बात की आपने, मालेगांव ब्लास्ट मामले में क्या बातें हुई आपकी, और क्या आपको जो है वो इस बारे में आश्वासन मिला? देखिए, हम लोग यही चाहते हैं कि मालेगांव ब्लास्ट जो हुआ है, जिसमें कई लोगों की जानें गई हैं, सैकड़ों लोग जख्मी हुए थे, उसकी फेयर ट्रायल होना चाहिए। साफ तौर पर सही तरह से उसकी सुनवाई हो, और जो मुलजिम हैं उनको सज़ा मिले, और जो लोग उससे मुतासिर हुए थे उनको इंसाफ मिल सके, विक्टिम्स को इंसाफ मिले, ये हम सबकी मांग है। लेकिन जिस तरह से अदालती कार्रवाई चल रही है, एनआईए के अफसरान, एनआईए के वकील जिस तरह से काम कर रहे हैं, उनकी काम करने की जो तरीके हैं, उससे ये साफ जाहिर हो रहा है कि ये मुलजिमों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। और जो एनआईए ने 2011 में कहा है कि ये मुलजिम है, इन्होंने मालेगांव ब्लास्ट में इनका सबका हाथ है, वही एनआईए मोदी सरकार के दबाव में आकर 2016 में एप्लीकेशन करती है कि इनको डिस्चार्ज कर दिया जाए। तो ये साफ तौर पर साबित हो रहा है कि मोदी सरकार कहीं ना कहीं इन मुलजिमों को बचाना चाहती है। लेकिन अब जब ये मामला एनआईए के पास है तो एटीएस से आपने मुलाकात की, इसमें क्या वजह बनती है इसकी? नहीं, सबसे बड़ी वजह यह है कि वो जो केस ओपन किया था वो शहीद हेमंत करकरे साहब ने, जो एटीएस के चीफ थे, एटीएस ने ही उस केस को ओपन किया था, एटीएस ने ही सारे सबूत जुटाए थे, एटीएस ने ही सारे गवाह पैदा किए थे, एटीएस ने ही चार्जशीट फाइल की थी। तो हम, और आज एटीएस की कार्रवाई पर भी सवालिया निशान खड़ा हो रहा है। इसीलिए हमने एटीएस चीफ से कहा है कि सवाल इंसाफ का है, और सवाल आपकी जांच का ऊपर भी है। आज एनआईए जिस तरह से अदालत में, एनआईए कोर्ट में कह रही है कि इनको डिस्चार्ज कर देना चाहिए, तो इस पे सवाल खड़ा है एटीएस की जांच पर। आपसे क्या, आपने क्या मुतालबा किया? हमारा मुतालबा यह है कि एटीएस इसकी पूरी पैरवी करे सही तरह से, जिस तरह से, और ताकि एनआईए जो गलती कर बेनिफिट ऑफ डाउट दिलाकर मुलजिमों को बचाना चाहती है, उससे रोका जा सके। मालेगांव 2008 मामले में जो है वो इंसाफ मिलता दिखाई नहीं दे रहा है। एक तरफ गवाह बदलते जा रहे हैं, तो दूसरी तरफ जो है वो एटीएस और एनआईए के बीच में जो है वो चपकलिशियाँ चालू है। अब देखना यह है कि इस बहुत ही बड़े बम ब्लास्ट में जो है वो मामला क्या साबित होता है, और क्या बेकसूरों को इंसाफ मिल पाता है कि नहीं। मोहिउद्दीन, न्यूज़ 18 मुंबई। महाराष्ट्र में पिछले 2 महीने से जारी एसटी कामगारों की गैर मुअय्यना हड़ताल अब दम तोड़ती नजर आ रही है। सैकड़ों कंडक्टर और ड्राइवर हड़ताल से दस्तबरदार होकर काम पर लौट रहे हैं। औरंगाबाद एसटी डिपो के कंट्रोलर का कहना है कि यौमिया 150 बसें चल रही हैं, इसलिए औरंगाबाद डिपो को जो यौमिया 50 लाख रुपए का खसारा हो रहा था, उसे पाटने में काफी मदद मिली है। दूसरी तरफ हड़ताली कामगारों ने एसटी बसों के आगाज को मायूसकुन बताया। उनका कहना है कि हुकूमत अगर कामगारों के मसाइल पर हमदर्दाना गौर करती तो लाखों खानदानों और मुतासरीन को दिलासा मिल सकता था।
औरंगाबाद विभाग में जो है उसमें करीबन 450 से 500 बसेस जो स्ट्राइक है उससे पहले चलती थी। अभी जो है अभी फ़िलहाल 130 से 140 बसें चल रही है। उसके लिए माननीय परिवहन मंत्री साहब ने जो आह्वान किया था उसके हिसाब से करीबन 150 चालक और 150 वाहक जो है वो हाजिर हो चुके हैं। तथापि जो सेवानिवृत्त चालक है उनकी सेवाएं अधिकृत की जा रही है। इसकी वजह से आज जो अर्निंग आ रहा था उसको करीबन 13 लाख रुपए पर डे के हिसाब से बढ़ोतरी हुई है। एसटी चालू होंगी उसके बाद में पूरा होगा, लेकिन जो गई वाली जान है वो तो वापस नहीं ला सकती सरकार। उनके लिए तो वो सिर्फ एक आंकड़ा बन सकती है, लेकिन उन फैमिली उन कुटुंब के लिए उनके लिए बहुत बड़ा सदमा हो सकता है। औरंगाबाद एसटी डिपो से यौमिया 450 बसेस चलती थी, लेकिन पिछले 2 महीने से स्ट्राइक जारी होने की वजह से इन बसों पर एक तरह से जाम लग गया था। ताहम पिछले 22 दिसंबर से रियासती वज़ीर और एसटी कामगार तंजीमों की अपील का असर ये हुआ कि अब एसटी रास्ते पर नज़र आ रही है। तकरीबन 130 से 140 बसेस रोड पर उतर चुकी है और ये तादाद दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। एसटी इंतज़ामिया का कहना है कि इसके लिए अगर प्राइवेट ड्राइवरों की ज़रूरत पड़ी तो वो भी किया जाएगा। इसलिए कहा जा सकता है कि देर से ही सही एसटी अब रोड पर नज़र आ रही है। अजहरुद्दीन, न्यूज़ 18 उर्दू, औरंगाबाद। महाराष्ट्र में म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का इंतखाब जल्द मुतवक्के है। ऐसे में सभी सियासी जमातें अपने आप को मजबूत करने और उम्मीदवारों की तलाश में मशगूल हो चुकी हैं। इसी दौरान आम आदमी पार्टी ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐलान किया कि वो कॉरपोरेशन की सभी सीटों पर अपने नुमाइंदा उतारेगी, लेकिन उनके उम्मीदवार उलमाए कराम, डॉक्टर्स, हॉकर्स, ऑटो यूनियन लीडर जैसे समाज के हर तबके से होंगे। का इलेक्शन पूरी ताकत के साथ सारे सीटों पर लड़ने जा रहे हैं इंशाअल्लाह ताला। पहला। दूसरा, हम उम्मीदवार तो हम देख के चयन कर रहे हैं। एकदम हमारा 3 ही क्राइटेरिया है, नॉन करप्ट, नॉन क्रिमिनल, नॉन कॉमिनल, कि हम इस वक्त उलमाए कराम को तरजीह देने जा रहे हैं जिनकी कुर्बानियाँ आज़ादी के वक्त में रही हैं, और यही वो हैं जो 15-16 हज़ार रुपये में काम चला सकते हैं अपने ज़िंदगी का। ठीक है। डॉक्टर, इंजीनियर और टीचर इसलिए कि वो दूसरे प्रोफेशन के साथ भी जो प्राइवेट पढ़ाते हैं वो अपना काम चला सकते हैं। 10 हज़ार में भी किसी तरह से दूसरा माशे ज़िंदगी को इख्तियार कर करके वो काम चला लेते हैं। ऐसे लोगों की तलाश है। और 50% सीट लोकल्स, अच्छे लोग, उसमें डॉक्टर, इंजीनियर और उलमाए कराम सारे लोग आ गए। और हम अपने 50% सीट अपने हमारे वॉलंटियर्स के लिए, अच्छे ईमानदार लोगों के लिए रहेगा। ये हमारी उस तैयारी के साथ हम उतर रहे हैं। सच्ची लगन और मेहनत से ही इंसान अपने ख्वाबों को शर्मिंदे ताबीर कर सकता है, और ऐसे ही जज्बे और सच्ची लगन से अपना और अपने इलाके का नाम रोशन किया है अमरावती के शेख शुएब पहलवान ने। 2 मरतबा विदर्भ केसरी रह चुके शेख शुएब पहलवान ने अपनी रिवायत को बरकरार रखते हुए तीसरी मरतबा भी विदर्भ केसरी का खिताब अपने नाम किया। शुएब पहलवान ने हालिया दिनों भंडारे में हुए मुकाबले में मुल्क भर से आए 26 पहलवानों को शिकस्त देकर एक बार फिर विदर्भ केसरी का खिताब अपने नाम किया है, जिसको लेकर मुख्तलिफ हलकों से शुएब की खूब सताइश की जा रही है। मैं अभी भंडारे में हुए कंपटीशन में कोल्हापुर, हरियाणा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, एमपी के पहलवान आए हुए थे, उसमें भाग लिया 125 किलो में ओपन में। उसमें फर्स्ट आया, अपने अमरावती का, अपने देश का नाम रोशन किया। और नई जनरेशन को क्या बोलना चाहिए? नई जनरेशन को ये बोलना चाहिए कि अपने सेहत का ध्यान रखें और अपनी सेहत को तंदुरुस्त रखें। 125 में 26 जन थे, 26 जन थे, उसमें ओपन में मेरा फर्स्ट आया। अभी क्या एम्बिशन है आपकी फ्यूचर में? अभी महाराष्ट्र केसरी बनना है और ओलंपिक खेलना है अपने देश के लिए। अखबार को कौम का तर्जुमान कहा जाता है। औरंगाबाद से शाया होने वाले कसीरुल अशात रोजनामा औरंगाबाद टाइम्स ने कौम की तर्जुमानी का हक अदा किया है। इन ख्यालात का इजहार इमाम लीडर डॉक्टर गफ्फार कादरी ने किया। वो रोजनामा औरंगाबाद टाइम्स के यौम तासीस के प्रोग्राम से खिताब कर रहे थे। औरंगाबाद टाइम्स पिछले 55 साल से बिला नागा शाया हो रहा है। कोरोना वबा के दौरान भी इस अखबार की अशात महज
2 दिन बंद रही। एक कामयाब सहाफती सफर के संगे मील पर मुनक्कदा इस तकरीब में शहर के अकाबरीन ने शिरकत की और उर्दू के कॉज को आगे बढ़ाने में औरंगाबाद टाइम्स के कलीदी किरदार का बरमला एतराफ़ किया। प्रोग्राम में अखबार के मद्दाहों ने खुसरो बिरादरान को पुरखुलूस तहनीत पेश की। औरंगाबाद टाइम्स मराठवाड़े की नहीं, सेंट्रल इंडिया, सेंट्रल महाराष्ट्र और पूरे महाराष्ट्र के मुसलमानों की आवाज़ है। सहाफत में बेगौस तरीके से बगैर किसी झकाव के काम करना बहुत मुश्किल होता है, मगर जहाँ जहाँ मुसलमानों के मसाइल की बात आती है औरंगाबाद टाइम्स ने कभी कंप्रोमाइज़ नहीं किया। बहुत खुशी होती है कि औरंगाबाद के अंदर एक ऐसा पेपर मौजूद है जिसने अक़लियतों की, मुसलमानों की जो ज़बान है उसको जिंदा रखने में एक बहुत ही अहम रोल निभाया है। जो मसले इस वक्त अक़लियत के चल रहे हैं और पिछले 7 सालों में या 8 सालों में जो हम कहें 2014 के बाद से, उसमें उस ऐसे मुश्किल दौर में अक़लियतों की बात को बेबाकी से उठाना, मुझे लगता है औरंगाबाद टाइम्स ने अपनी जिम्मेदारी पूरी तरीके से निभाई है। उर्दू अखबारात का जो आज का दौर है वो जाहिर बात है कि कोरोना काल में सभी सफ़र हुए, लेकिन उसमें सबसे ज़्यादा उर्दू अखबारात बहुत ज़्यादा सफ़र हुए। आज के दौर में अखबारात निकालना बहुत मुश्किल हो गया, बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है और इश्तिहारात वगैरह का भी बहुत ज़्यादा फुकदान है और उर्दू अखबारात को बहुत कम इश्तिहारात है, लेकिन उसके बावजूद हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि भाई किस भी तरीके से इस परेशानी से बाहर निकले और फिर वो दिन आ जाए और अखबार फ्लिप। अनवर उर्दू हाई स्कूल शेरपुर कागज नगर की 10वीं जमात की 25 साल मुकम्मल होने पर सिल्वर जुबली तकरीब का इनेकाद किया गया। इसके तहत कामयाब कुल हिंद मुशायरे का इनेकाद भी अमल में लाया गया। मुशायरे में मेहमान शुरा की हैसियत से नईम अख्तर खादमी, डॉक्टर फारूक शकील, हामिद भसावली, नईम फराज, अबरार काशिब और टिपिकल जगतियाली, अल्तमश तालिब और निखत अमरोही, बेलन निज़ाम आबादी और मुतअद्दिद शुरा ने इसके अलावा शिरकत की। अनवर उर्दू हाई स्कूल के सदर मुदर्रिस आरिफुद्दीन राही की निगरानी में मुनक्कदा मुशायरे में मकामी MLA ने भी शिरकत की और तकरीब के इनेकाद पर अनवर उर्दू हाई स्कूल की इंतज़ामिया कमेटी को मुबारकबाद भी पेश की। कभी गिरते तो कभी गिर के संभलते रहते, बैठे रहने से तो बेहतर था कि चलते रहते। फरिश्ते भेज दे मेरी मदद को कि मुश्किल में सफीना आ गया है। हाथ बांधे हुए चुपचाप खड़े रहते हैं, हाथ बांधे हुए चुपचाप खड़े रहते हैं। वाह। सोने चांदी की जो कब्रों में गड़े रहते हैं। वाह। इस जिंदगी का कोई किनारा नहीं रहा, क्या कहने हैं, जब से तेरे करम का सहारा नहीं रहा। अच्छे बाबा। सुबह सरों पे विग जो लगा ली है दोस्तों, सुबह सरों पे विग जो लगा ली है दोस्तों, लगा ली है दोस्तों, लगा ली है दोस्तों। ओले ये कह रहे हैं कि गंजे किधर गए, जो नेता को देखे। फिलहाल इसी के साथ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद लौटेंगे कर्नाटक की खबरों के साथ।